हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ डीसी लीजेंड्स ऑफ टुमारो सीजन 1 का एपिसोड नंबर 6। तो इससे पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे हंटर की टीम ईयर 1986 में भी वांडल सेवेज के सोवियत फायर स्टॉर्म बनाने का सपना चकनाचूर कर अपनी सक्सेस सेलिब्रेट करते हुए अपनी नेक्स्ट पड़ाव के लिए वेव राइडर को स्टार्ट करते हैं। तभी क्रोनस वापस से इनके वेव राइडर पर हमला कर देता है, जिसके कारण कि वेव राइडर पूरी तरीके से डैमेज्ड होकर स्टार सिटी के ईयर 2046 में क्रैश लैंडिंग करता है। तब ये पूरी टीम अपने वेव राइडर को रिपेयर करने के लिए मदद के लिए स्टार सिटी में प्रवेश करते हैं। तब ये देखते हैं यहाँ पर पूरा दंगा फसाद मचा हुआ है और एक एरो की तरह ही ड्रेसअप किया हुआ शख्स इन सभी पर तीर से हमला करने लगता है, जिसे देख ये लोग वापस अपने शिप पर लौट आते हैं। और अब कहानी आगे बढ़ती है एपिसोड नंबर 6 के साथ, जहां स्टार सिटी यानी कि अपने शहर की ऐसी हालत देख सारा काफी परेशान हो रही होती है। तब हंटर सारा को समझाता है ये हमारा क्रैश लैंडिंग है और क्रैश लैंडिंग में वेव राइडर अक्सर अनस्टेबलाइज वक्त में पहुंच जाती है। मतलब इस वक्त जो भी हाल स्टार सिटी का दिख रहा है ना, वो जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में ऐसा ही हो। और फिर हंटर यहाँ पर स्नाउट और मिक को छोड़कर बाकी सभी टीम मेंबर को यही शिप में रुकने बोलता है और वो खुद स्नाउट और मिक के साथ वेव राइडर को ठीक करने के लिए न्यूरोमॉर्फिक प्रोटोटाइप डिवाइस बाहर जाकर ढूंढने का मन बनाता है, जहाँ सारा भी इनके साथ जाने का जिद करती है, ये बोलकर कि स्टार सिटी को सारा इनसे बेहतर जानती है और जिस तरीके के डिवाइस इन्हें चाहिए वो पक्का फेलिसिटी के पास ही जरूर होगा। जिसे सुन हंटर सारा को भी अपने साथ ले लेता है और ये लोग अपने अपने हथियार के साथ सिटी के अंदर वापस से प्रवेश करते हैं। तो वहाँ एक गैंग आकर पूरा दंगा फसाद मचा रहे होते हैं, जिसे देख ये लोग छिप जाते हैं। तभी सारा की नजर वापस एक ग्रीन एरो यानी कि एरो की तरह ही ड्रेसअप किए लड़के पर पड़ती है, जिसे पूछने के लिए कि यहाँ स्टार सिटी में चल क्या रहा है। आखिर सारा उसके पीछे जाती है। तब हंटर भी सारा के पीछे जाता है। तो इधर अब हम स्नाट और मिक को देखते हैं, जो कि सारा और हंटर के बाहर जाते हैं। ये लोग भी बाहर सड़क पे निकलते हैं। तब यहाँ मौजूद गैंग का बॉस मिक को अपने सामने झुककर चलने बोलता है, जिसे देख मिक इसे इग्नोर कर देता है। अब खुद को यूं इग्नोर होता देख गैंग का हेड मिक को एक घूसा मारता है, जिसे देख मिक को काफी गुस्सा आता है और वो भी रिटर्न में उसे एक घूसा दे देता है। तब हम देखते हैं उस गैंग के हेड को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब हंसता हुआ मिक स्नार्ट से अपनी हॉट गन लेकर इसे सबके सामने ही जलाकर मार देता है, ये बोलकर कि मालूम था ये जरूर काम आएगा। वहीं अब अपने गैंग के हेड को मरा देख बाकी सारे लोग अब मिक को ही अपना बॉस अनाउंस कर देते हैं, जिसे सुन मिक को काफी अच्छा लगता है और वो स्नार्ट को लेकर अपने साथ अपनी इस नई गैंग के ठिकाने पर पार्टी करने पहुंचता है, जिसे देख स्नार्ट मिक को याद दिलाता है कि ये हमारी दुनिया नहीं है, हमें वापस जाना होगा। जिसे सुन मिक स्नार्ट की बातों को इग्नोर कर देता है। तो दूसरी तरफ सारा को इस ग्रीन एरो से पता चलता है कि असली एरो यानी कि ओलिवर क्वीन 15 साल पहले ही मारा जा चुका है। साथ ही इस शहर की रखवाली सिर्फ यही करता है इन सरफिरे गुंडों से। तभी यहाँ एंट्री होती है कुछ मास्क पहने शख्स की, जो खुद का नाम ग्रांट बताता है और साथ ही वो खुद को इस सिटी का मालिक भी बोलता है। और फिर इन तीनों यानी कि ग्रीन एरो, हंटर, सारा को जान से मारने की कोशिश करता है। तब ग्रीन एरो इन्हें बचाकर अपने साथ स्मोक इंडस्ट्री यानी कि फेलिसिटी और एरो वाली लैब में लाता है। तभी इन्हें यहाँ लैब के अंदर से किसी की आवाज आती है, जिसे देख ये लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये कोई और नहीं बल्कि ओलिवर क्वीन यानी कि एरो होता है, जिसकी उम्र इस वक्त 61 यानी कि 61 हो चली है। जिसे देख ये ग्रीन एरो ओलिवर पर गुस्सा होते हुए बोलता है, आप जिंदा हो तो सामने क्यों नहीं आए इतने वक्त तक, स्टार सिटी की ऐसी हालत देखने के बावजूद भी। जिसके बाद अब हम व्यूअर्स को यहाँ पर ओलिवर क्वीन यानी कि एरो की बातों से पता चलता है कि ये ग्रीन एरो का नाम कॉनर है, जो कि जॉन डिगल का बेटा है। अब चूंकि 15 साल पहले एक एक्सीडेंट में ओलिवर क्वीन के सारे साथी मारे गए यानी कि फेलिसिटी, लैला, जॉन डिगल और लॉरेंस, उन सब के जाने के कारण ओलिवर क्वीन पूरी तरीके से टूट चुका है और वो इसी सदमे के कारण सारी दुनिया के सामने नहीं आ रहा है। अब माहौल को इतना ज्यादा गंभीर होता देख हंटर तुरंत ही ओलिवर क्वीन से न्यूरोमॉर्फिक डिवाइस के बारे में पूछ लेता है, ताकि वो फौरन इस डिवाइस को लेकर यहाँ से निकल जाए। तब ओलिवर क्वीन इसकी लोकेशन इसे बता देता है और फिर वो वापस एक अंधेरे कमरे में चला जाता है। वही अब हमें शिप पर दिखाया जाता है, जहाँ केंड्रा और रेमंड को साथ में कंफर्टेबली बातें करते देख जेफरसन को अच्छा नहीं लगता है। तब जेफरसन की फीलिंग को महसूस कर प्रोफेसर आइंस्टीन को पता चल जाता है कि जेफरसन केंड्रा को पसंद करने लगा है और उसे केंड्रा और रेमंड को साथ देखकर अच्छा नहीं लग रहा है।
तब प्रोफेसर आइंस्टीन बोलता है, तुम्हारी उम्र में ये सारी चीजें नॉर्मल है। इस तरह अपना खून जलाने के बजाय केंड्रा को जाकर अपनी दिल की बात शेयर करो। जिसके बाद अब हम प्रोफेसर आइंस्टीन को देखते हैं जो कि रेमंड के पास भी जाकर अकेले में पूछता है, क्या तुम केंड्रा को पसंद करते हो? जवाब में रेमंड भी हाँ बोलता है, जिसे सुन प्रोफेसर आइंस्टीन परेशान हो जाता है। जिसके कुछ देर बाद हम देखते हैं जेफरसन जब इनके पास आता है तो प्रोफेसर आइंस्टीन रेमंड की फीलिंग्स वाली बात भी इसे बता देता है। जिसे सुन अब जेफरसन बोलता है, कोशिश करने से पहले हार मान लेना मेरी फितरत नहीं है। शाम को मैं खुद केंड्रा को अपनी दिल की बात बता दूंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो ये अब आगे हमें मिक और स्नार्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर मिक अपने इस नए गैंग के साथ काफी खुश होता है। तभी यहाँ पर ग्रांट अपने आदमियों के साथ आकर इन लोगों को बोलता है, मुझे 1 घंटे के अंदर ग्रीन एरो और वो गोरी लड़की किसी भी हाल में चाहिए। जिसे देख अब मिक बोलता है, ये मेरे आदमी है, तुम इनसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते हो। जवाब में ग्रांट बोलता है, ये आदमी सिर्फ तुम्हारे हैं पर ये पूरा शहर ही मेरा है। अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो अभी इसी वक्त तुम लोग को यहीं पर जला दूंगा। और फिर इतना बोल ग्रांट अपने आदमियों के साथ यहाँ से चला जाता है। तब स्नार्ट यहाँ पर मिक को समझाता है, हमारे दोस्त मुश्किल में है, चलो उनकी मदद करने, पहले उन्हें सही सलामत शिप पर पहुंचा दे, फिर हम वापस से तुम्हारी ये बॉस गिरी वाली गेम खेल लेंगे। तब यहाँ स्नार्ट की बातों से कन्विंस होकर मिक अपने टीम मेट को ढूंढने निकल पड़ता है स्नार्ट के साथ। आगे हम हंटर को देखते हैं जिसे कि फाइनली न्यूरोमॉर्फिक डिवाइस मिल जाती है, जिसे लेकर वो अब बस सारा के साथ निकल ही रहा होता है कि तभी ग्रांट के आदमी यहाँ आ जाते हैं और इन पर हमला करने लगते हैं। तब ये तीनों यानी कि ग्रीन एरो, हंटर और सारा अपना जलवा दिखाते हुए इतने सारे आदमियों से बचने की कोशिश करने लगते हैं। तभी यहाँ पर स्नार्ट और मिक भी पहुँचते हैं और अपनी हॉट और कोल्ड गन से इन लोगों पर हमला करने लगते हैं। जिसे देख ग्रांट के आदमी अब यहाँ से भाग निकलते हैं, पर ये लोग कॉर्नर को भी अपने साथ लेकर चले जाते हैं, जिसके लिए सारा परेशान होने लगती है। तो इधर ग्रांट के आदमी के जाते ही मिक भी वापस अपने नई गैंग के पास जाने की जिद करने लगता है, जिसे स्नार्ट सिर पर मारकर बेहोश कर देता है। वहीं अब आगे हंटर सारा को भी कन्विंस कर स्नार्ट और मिक को उठाकर वापस से शिप में लौट आता है। जहां शिप में आते ही हंटर शिप के रिपेयरिंग कामों में लग जाता है, पर यहाँ सारा वापस से सिटी में जाकर कॉर्नर को ग्रांट की चंगुल से छुड़ाने का बात करती है। पर हंटर सारा को बार बार समझाता है, ये असली फ्यूचर नहीं है, कुछ नहीं होगा तुम्हारे दोस्त के बेटे को। जब तुम वापस 2016 वाले वक्त में जाओगी सब पहले की तरह ही नॉर्मल रहेगा। तो इधर हम मिक को भी देखते हैं जो कि स्नार्ट पर गुस्सा होता है उसे इस तरीके से वापस लाने के लिए। अब आगे हम सारा को देखते हैं जो कि हंटर के इतने कन्विंस करने के बावजूद भी कॉर्नर को बचाने की बात करती है। जिसे सुन हंटर बोलता है, तुमको जाना है तो अकेले जाओ, पर यहाँ से तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं जाएगा। साथ ही तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। तुम वापस आओ या ना आओ, तुम्हारी मर्जी। जिसके बाद हम सारा को देखते हैं जो कि बिना एक क्षण भी गवाए कॉर्नर को बचाने के लिए अकेले ही निकल पड़ती है। जिसके लिए सारा सबसे पहले स्मोक इंडस्ट्री में ओलिवर क्वीन यानी कि एरो से मिलती है और ओलिवर को पुरानी बातें याद दिलाती है। ओलिवर, तुम भूलो मत, तुम हीरो हो इस स्टार सिटी के। अपनी सिटी को ऐसे तबाह होती तुम कैसे देख सकते हो? और इस वक्त मेन चीज ये है कि ग्रांट के आदमी कॉर्नर को अपने साथ ले गए हैं। क्या तुम अपने बेस्ट फ्रेंड जॉन डिगल के बेटे को यूं मरने दोगी? अब इतना कन्विंस करने के बाद हम ओलिवर क्वीन को देखते हैं जो कि सारा के साथ कॉर्नर को बचाने के लिए तैयार हो जाता है। तो दूसरी तरफ हम ग्रांट को देखते हैं जो कि अपनी सेना के सामने कॉर्नर की गला बस काटने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर सारा और एरो दोनों पहुंच जाते हैं। जिसके बाद हम व्यूअर्स को यहाँ पर 61 साल वाले ओलिवर क्वीन को अपने वही पुराने अंदाज में लड़ते दिखाया जाता है, जिसके निशाने से बच पाना असंभव है। तो ये सारा भी कुछ कम नहीं है, वो अकेले ही ग्रांट के आदमियों को एक साथ कईयों को संभाल रही होती है कि तभी हम देखते हैं यहाँ सारा के बाकी साथी भी आ जाते हैं और अब सभी साथ मिलकर ग्रांट और उसके सारे साथियों को खत्म कर देते हैं। तब सारा अपनी टीम से पूछती है, तुम लोग यहाँ पर कैसे आ गए? तब ये लोग सारा को बताते हैं हंटर ने इन्हें यहाँ पर भेजा है, जिसे सुन सारा को काफी अच्छा लगता है। वही अब आगे लड़ाई खत्म कर बाकी सब शिप पर लौट जाते हैं। तो इधर सारा भी शिप पर लौटने से पहले ओलिवर और कॉर्नर के साथ थोड़ा वक्त गुजारती है और फिर वापस अपने शिप पर आ जाती है। तो वही अब हम रेमंड को देखते हैं जो कि केंड्रा से बातें कर उससे बातों ही बातों में डेट के लिए पूछ लेता है। जवाब में केंड्रा बोलती है, पिछले 1 साल में उसकी लाइफ पूरी तरीके से बदल चुकी है। एक नॉर्मल लड़की से आज वो एक हॉग गॉडेस बन गई है।
फिर अपने जन्म जन्म के साथी कार्टर को अपने आंखों के सामने उसने मरते देखा। इतना कुछ होने के बाद केंड्रा को रेमंड क्या किसी और लड़के में अभी इस वक्त कोई दिलचस्पी नहीं है, जिसे सुन रेमंड केंड्रा के पास से चला जाता है ये बोलकर कि कोई बात नहीं। तो ये हम जेफरसन को देखते हैं जो कि इनकी सारी बातें सुन लेता है और समझ जाता है कि केंड्रा पर चांस मारने का कोई फायदा नहीं है, और यही सोचकर वो केंड्रा से बात किए बिना ही यहीं से लौट जाता है। तो फ्रेंड्स, ये अब अगला पड़ाव किस जगह पर जाकर रुकने वाला था ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा, जिसे देखने के लिए आप हमारे चैनल देसी बुक पे यूं ही बने रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो इसे लाइक कर मेरे इस चैनल को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी वीडियोस डालूँ ना आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे आपका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।